नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। आप सबका मैं उगमाराम कुमावत यानी आप ही का अपना कुमावत सर, आप ही के अपने YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। मित्रों, कल ही सरकार की अनलॉक 2.0 गाइडलाइन आई है और उसके मुताबिक अभी और 1 महीना हमें शिक्षण जितने भी संस्थान हैं, जैसे कि कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, कोचिंग संस्थान हैं, उन्हें और 1 महीना बंद रखना होगा। इस दौरान आप लोग अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें और आपकी तैयारी निरंतर जारी रहे, इसी के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस चैनल पर हिंदी के 2 पार्ट अभी चल रहे हैं। एक तरफ हम व्याकरण चला रहे हैं, दूसरी तरफ हम शिक्षण विद्या चला रहे हैं। हमें उम्मीद रखने वाले, हमसे आशा रखने वाले, हमें विश्वास जताने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस 1 महीने में भी आपको निराश नहीं किया जाएगा। निरंतर आपके लिए शिक्षण सामग्री इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। हम अभी आज की इस क्लास में शिक्षण विधियां पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, पिछली 4 क्लासें हमने शिक्षण विधियों की पूरी की है, जिसके दौरान हमने शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण विधि की प्रवृत्ति, अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियां आदि के बारे में हमने अध्ययन किया है। आज हम एक नई शिक्षण विधि के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं और वो विधि है हर्बर्ट की पंचपदीय विधि। क्या है हर्बर्ट की पंचपदीय विधि? तो हर्बर्ट की पंचपदीय विधि को हर्बर्टीय विधि भी कहा जाता है। हर्बर्टीय विधि भी कहा जाता है। 2 तरह से इसको कह सकते हैं। हर्बर्ट की पंचपदीय विधि, हर्बर्ट की पंचपदीय विधि, 5 पद होने के कारण बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है। इस विधि के कम से कम 10 से 15 प्रश्न बनाए जाते हैं। हर्बर्ट की पंचपदीय विधि का प्रवर्तक कौन है, कब इसका प्रवर्तन हुआ, किस सिद्धांत पर यह आधारित है, इसमें औपचारिक पद कितने थे, औपचारिक पद किसने दिए, कौन से औपचारिक पद को प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में बदल दिया, किसने बदला, किसने उद्देश्य कथन को बीच में रख दिया, इस विधि के कितने पद आगमन में जाते हैं, कितने निगमन में चलते हैं, आरंभिक होते हैं या अंतिम होते हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आज हम आरंभ कर रहे हैं हर्बर्ट की पंचपदीय विधि। यहाँ इसे हर्बर्टीय विधि भी कहा जाता है। हर्बर्टीय विधि भी कहा जाता है। हर्बर्टीय विधि भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही बात है, वह एक ही व्यक्ति की बात है। देखिएगा, हर्बर्टीय या हर्बर्ट की जो पंचपदीय विधि है, इसके प्रवर्तक कौन है? इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर, माफी चाहूंगा, हर्बर्ट स्पेंसर है, इसलिए इस विधि को हर्बर्टीय विधि कह रहे हैं। इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर है। इन्होंने 1898 में अमेरिका में 1898 में अमेरिका में इसका प्रवर्तन किया। प्रश्न आता है कि हर्बर्टीय विधि का प्रवर्तन कब हुआ? तो आप कहेंगे 1898 में हुआ। किसने किया, इसके प्रवर्तक कौन है? तो आप कहेंगे इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की जो हर्बर्टीय विधि है, यह रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, ऐसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रवर्तक कौन है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हर्बर्ट की पंचपदीय विधि मित्रों रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये ऐसे ही तथ्य पूछे जाते हैं कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप कहेंगे ये रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। ये तथ्य आते हैं इसी तरह। पहला, हर्बर्ट की पद के प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। 1898 में अमेरिका में इसका प्रवर्तन हुआ। ये रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। कई विधियों के बारे में पूछा जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। मॉरिसस की इकाई विधि, वो पूछते हैं किस पर आधारित है, तो उसका आंसर अलग होता है कि वो गेस्टाल्ट की जो धारणा है,
अवधारणा जिसको कह दो, समग्र या संपूर्ण पर आधारित है। उसी तरह से पूछ लेते हैं कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि किस पर आधारित है, तो आप कहेंगे ये रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। अगला मित्रों आता है कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के औपचारिक पद कितने थे। देखो ये बहुत कंफ्यूजन करता है। एक्चुअली इस विधि का जो नाम है वो पंचपदीय, यानी कि इसमें 5 पद हैं। लेकिन कई बार आपसे इस तरह प्रश्न पूछते हैं कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि में मूल पद कितने थे, या स्वयं हर्बर्ट ने अपनी पंचपदीय विधि में कितने पद दिए। अब प्रश्न है कि स्वयं हर्बर्ट की है, आप कह रहे हो साहब इसके प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर है तो उसने दिए होंगे, ये बात सही है। लेकिन उन्होंने मूल पद जो दिए थे, उन्होंने आरंभ में जो इस विधि में पद दिए थे वो पद 5 नहीं थे मित्रों, वो पद 4 थे। इसीलिए प्रश्न आता है, बहुत कंफ्यूजन करने की कोशिश करता है परीक्षक आपको, क्योंकि वो भोला होता है और कुछ भी पूछने की प्रयास करता है, क्योंकि नाम बहुत कंफ्यूजन करता है। आरंभ में हम इसको हर्बर्टीय विधि कह रहे हैं, लेकिन बाद में हम इसको हर्बर्ट की पंचपदीय विधि, यानी कि इसका प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर है इसलिए इसको हर्बर्टीय विधि कह रहे हो। परंतु जो खुद हर्बर्ट है उसने यहाँ पर 5 पद नहीं दिए थे, और इसका भी यहाँ से प्रश्न आता है मित्रों, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा है कि हर्बर्ट की पंचपदी एक छोटी सी विधि है, लेकिन इससे 10 से 15 प्रकार के अलग अलग प्रश्न बनाए जाते हैं। हर्बर्ट की पंचपदीय विधि में आप यहाँ लिख सकते हैं मूल या औपचारिक पद। मूल या औपचारिक पद कितने थे, तो आप कहेंगे 4 थे। मूल या औपचारिक पद कितने थे, 4। ये मूल या औपचारिक पद के दो चाहे स्वयं हर्बर्ट ने दिए, स्वयं हर्बर्ट ने दिए, जो हर्बर्ट स्पेंसर है उसने खुद ने हर्बर्ट ने दिए। कितने पद मित्रों, 4 पद दिए थे। ये किसी तरह तीनों में से कोई भी एक प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि में मूल पद कितने थे, या औपचारिकता जब इसकी औपचारिक शुरुआत जब इसकी हुई उस समय इसमें कितने पद थे, अथवा खुद हर्बर्ट ने कितने पद दिए, तो आप कहेंगे 4 थे। और वो 4 कौन से, यहाँ से भी प्रश्न आता है। देखो हर्बर्ट की पंचपदीय विधि में वर्तमान में 5 पद चलते हैं और खुद हर्बर्ट ने 4 दिए। अब परीक्षक क्या करेगा, परीक्षक आपसे पूछेगा कि कौन सा एक पद हर्बर्ट की औपचारिक पदों में शामिल नहीं है। अब 4 मूल दे देगा, एक वो देगा जो वर्तमान में चल रहा है। अब बच्चा भ्रमित होगा कि कौन सा है या नहीं है, तो बाद में इसके स्वरूप में परिवर्तन आया। अभी हम आगे पढ़ेंगे। NCERT जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, जो रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर के अधीन काम करता है, उसने बाद में इसके पदों को बदल करके वर्तमान शिक्षा पद्धति के आधार पर 5 रूपों में बदल दिया। उसके अलग अलग नाम कर दिए, बीच में अलग अलग इनके जो शिष्य थे उन्होंने इनके नाम बदले। धीरे धीरे इसमें रूपांतरण होकर के अंततः जो 5 पद बने वो अलग थे, लेकिन खुद जो हर्बर्ट थे उन्होंने इसमें पदों की संख्याएं 4 दी थी। उन चारों का क्रम है, नंबर 1 स्पष्टता। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्वयं हर्बर्ट ने अपने पंचपदीय विधि में कितने पद दिए, 4। कौन कौन से हैं मैं लिख रहा हूं मित्रों, और उनका क्रम भी है स्पष्टता, संबंधता। पहला है स्पष्टता, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न आता है। स्पष्टता, दूसरा लिख रहा हूं संबंधता। देखो मित्रों ये क्रम है और इसका प्रश्न आता है। अभी मैं थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख रहा हूं, यहाँ पर हम बहुत सारी बातें लिखेंगे। ये वो 4 पद है जो खुद हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पद्धति में दिए थे। पहला था स्पष्टता, दूसरा था संबंधता, तीसरा है व्यवस्था और चौथा है विधि। ये 4 पद दिए थे किसने मित्रों, स्वयं हर्बर्ट ने अपनी पंचपदीय विधि में 4 पद दिए। स्पष्टता सबसे पहला है, स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। ये पहला आपका यहाँ से अगला प्रश्न बन गया कि 4 पद कौन थे और उनका क्रम क्या है। मित्रों बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ, ऐसी विधियाँ हैं जिसमें अध्ययन का क्रम पूछते हैं। हर्बर्ट की पंचपदीय विधि का प्रश्न कई बार आया है। वर्तमान पदों के 4 क्रम पूछते हैं, हम आगे चल करके पढ़ेंगे। 4 क्रम प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण और पुनरावृत्ति, ये वर्तमान पद है। इनका भी क्रम आता है। पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया था कि कौन सा एक कथन हर्बर्ट की पंचपदीय विधि का सही क्रम है।
ये बात वर्तमान की थी। अब मैं पहले अभी आपको मूल की समझा रहा हूँ कि जो मूल थे वो औपचारिक कितने थे? स्पष्टता, दूसरा था संबंधता, तीसरा था व्यवस्था और चौथा है विधि। अब ये जो इनका जो पहला पद था, स्पष्टता नामक जो इनका पद था, इनके एक शिष्य थे जीलर, उन्होंने इसको दो भागों में बांट दिया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। तो ये अगला प्रश्न बन गया, यहीं से प्रश्न बनता अगला। ये तो हो ही गया कि कौन कौन से थे, उनका सही क्रम क्या है, लेकिन अगला प्रश्न बनता है कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के प्रथम औपचारिक पद। देखिए बात वही की वही है मित्रों, केवल अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करके, अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग कर करके प्रश्न को कठिन बनाने का प्रयास करता है परीक्षक। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि पद एक हैं लेकिन अभ्यर्थी लाख बैठ रहे हैं। 500 पदों की परीक्षा हो रही है, 5 लाख लोग बैठ रहे हैं। तो स्पष्ट है कि कई अभ्यर्थी बैठते हैं, परीक्षक का काम ही यही है कि उसे छटनी करनी है, कैसे बच्चों को देखना है। तो प्रश्न करेगा कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के कौन से औपचारिक पद को, देखो कैसे पूछ ले, कौन से औपचारिक पद को उनके शिष्य जीलर ने दो भागों में विभाजित किया। अब यहां पर आपको इसका पूछ लिया, अब वो आपको कह देगा दूसरे प्रश्न में कि स्पष्टता नामक पद को दो भागों में किसने विभाजित किया, तो उसका उत्तर होगा जीलर, उनके शिष्य थे। फिर यही पूछ लेंगे कि जीलर ने हर्बर्ट की औपचारिक जो पद्धति है उसके पहले औपचारिक पद स्पष्टता को कितने भागों में बांटा, दो, कौन कौन से हैं। ये कैसे ही प्रश्न कर सकते हैं। तो मित्रों हम ये कहेंगे कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के मूल अथवा औपचारिक पदों में से प्रथम पद स्पष्टता को इनके शिष्य, किनके शिष्य? हर्बर्ट के, इनके शिष्य जीलर ने दो भागों, पहला है प्रस्तावना और दूसरा है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में विभाजित किया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में विभाजित किया, ये दो पदों में बांट दिया। अब यानी कि जो हर्बर्ट थे उन्होंने 4 पद दे दिए, लेकिन उनके शिष्य जीलर ने आगे चल करके उस विधि को और विस्तार रूप देने का काम किया, और उस विस्तार रूप में उन्होंने जो उनका स्पष्टता पद था उसको बदल करके उसको दो पार्ट में बांट दिया, एक कह दिया प्रस्तावना और दूसरा कह दिया प्रस्तुतिकरण। फिर आगे चल करके इसके पदों में फिर परिवर्तन हुआ, और फिर ये जो दो पद थे प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ये कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, क्योंकि अब जो स्पष्टता है वो बदल करके क्या हो गया है, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण हो गया है। इस प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण वाला जो पद है दोनों, इनके बीच में इनके ही हर्बर्ट के ही एक अन्य शिष्य थे जिनका नाम है रीन। उन्होंने इन दोनों के बीच में एक नया पद जोड़ा, उद्देश्य कथन। यहां एक ये नया प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के मध्य उद्देश्य कथन नामक पद किसने जोड़ा, तो उत्तर देंगे रीन ने। कई बार ऐसे पूछते हैं कि रीन ने उद्देश्य कथन नामक पद किन दो पदों के मध्य जोड़ा, फिर वो आपको अलग अलग दे देगा। तो उद्देश्य कथन नामक जो पद था वो किसने जोड़ा, रीन ने। तो यहां लिख सकते हैं इन दोनों के बीच, इन कौन से, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, इन दोनों के बीच रीन जो इनके शिष्य थे, रीन ने उद्देश्य कथन नामक पद जोड़ा, उद्देश्य कथन नामक पद जोड़ा। यह प्रश्न भी यहां से पूछा जाता है मित्रों, ध्यान रखना। अगला आता है मित्रों जो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं,
ये तो थे इसका मूल पद वाला, औपचारिक पद वाला। एक बार इसको फिर से समझना। हर्बर्ट ने अपनी पद्धति में मूल अर्थात औपचारिक पद दिए 4: स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। ये पहला प्रश्न, इनका क्रम रहेगा, स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। स्पष्टता वाले पद को 2 भागों में बांट दिया किसने? जीलर ने। कौन था वो? जीलर इनका शिष्य था। वो 2 नाम कौन से थे? प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। इस प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में एक नया पद जोड़ दिया, उद्देश्य कथन। और ये किसने जोड़ा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह प्रश्न आएगा, वो रीन ने जोड़ा। अब जो वर्तमान की हर्बर्ट की जो पंचपदीय विधि है, क्योंकि देखो इसको पंचपदीय कह रहे हैं, यहां तक 6 हो चुके हैं पद। स्पष्टता ये 2 भाग में हो गया, तो देखिए 3 जो 4 थे वो बदल करके 5 हो गए, और फिर एक और नया जुड़ गया 6। अगर इसको हम जोड़े तो 1 2 3 4 5 और 6। अब जी लेकिन फिर भी अभी इसका नाम क्या है? हर्बर्ट की पंचपदीय विधि, क्योंकि फिर इसमें रूप परिवर्तन हुआ। विधि हर्बर्ट की है, हर्बर्ट स्पेंसर ने की, लेकिन अब वर्तमान में इसके फिर पदों में रूपांतरण हुआ। और आज जो हम हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के तौर पर जो अध्ययन करते हैं, उसका जो मानक रूप तय किया गया मित्रों, वो NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसका एक नया प्रारूप तय किया है। ये NCERT रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर के अधीन रहकर के गतिविधियों का संचालन करती है। उसने जो प्रारूप तय किया है उसमें पदों की संख्या 5 है, इसलिए हमने धीरे धीरे इसको हर्बर्ट की पंचपदीय विधि कहना आरंभ कर दिया। वास्तविक तौर पे कौन सी विधि थी? हर्बर्टीय विधि थी, क्योंकि स्पेंसर की थी। धीरे धीरे इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ और एक मानक रूप हमारे सामने आया, और उसमें पदों की संख्या 5 थी, इसलिए इसको हर्बर्ट की क्या कह रहे हैं? पंचपदीय विधि कह रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वर्तमान में, यानी कि अभी जो हम विधि प्रयोग कर रहे हैं, वर्तमान में हर्बर्ट की, वर्तमान में इस विधि का रूप, यानी वर्तमान में जो चल रही है, वर्तमान में इस विधि, माफी चाहूंगा, इस विधि का रूप NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, इसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर काउंसिल सब, ये सेंटर नहीं है, ध्यान रखना। नेशनल काउंसिल ये सेंटर आता है। इसका कई बार मित्रों एग्जाम में फुल फॉर्म भी आता है, इसका अंग्रेजी में भी लिखा हुआ, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसको करता है, काउंसिल लिखता है या फिर सेंटर लिखता है। ये काउंसिल शब्द है, परिषद शब्द होता है इसका हिंदी में। हिंदी रूपांतरण होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। सेंटर नहीं है, बल्कि वो इसको सी को सेंटर कर देता है। वर्तमान में इस विधि का रूप NCERT के द्वारा प्रतिपादित है, NCERT के द्वारा प्रतिपादित है। ये जो NCERT है ये रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर, रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर के अधीन काम करता है। भारत का रीजनल कॉलेज है मैसूर में, जिसके संस्थान है इसका, उसके अधीन ये काम करता है। अब प्रश्न है कि वर्तमान के जो 5 पद हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्रम क्या है? तो उनका मैं क्रम लिख रहा हूं मित्रों। NCERT के द्वारा जो वर्तमान पद है उसमें सबसे पहला पद आता है मित्रों प्रस्तावना। यहां से फिर प्रश्न बनता है, ये वर्तमान पद में पहला पद है मित्रों प्रस्तावना। इस प्रस्तावना पद को और किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो इस प्रस्तावना पद को पाठोस्थापना भी कहा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है पाठ की स्थापना, पाठोपस्थापना। पाठ की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। पाठ प्लस स्थापना, उप प्लस स्थापन, इसको पाठोपस्थापना भी कहा जाता है। तो इस पद को उत्प्रेरक भी कहा जाता है। ये एक ही बात है, प्रस्तावना कह दो, पाठोस्थापना कह दो, चाहे उत्प्रेरक कह दो, एक ही बात है, तीनों का एक ही बात है। इस पद के माध्यम से क्या होता है मित्रों? इस पद के माध्यम से शिक्षक पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रेरणादायी अथवा उत्प्रेरित करने वाले, अर्थात बालकों को विषय वस्तु सीखने के लिए उत्प्रेरित करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करता है, जिससे कि छात्र उस विषय वस्तु को पढ़ने में जिज्ञासु हो, उनकी जिज्ञासा उत्पन्न
की जाती है। आप लोगों ने बीएड किया है, बीएसटीसी किया है, तो आप लोगों ने अच्छे से लेसन प्लान बनाए। तो प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से क्या होता है, जो विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी उससे पहले बालकों के पूर्व ज्ञान के आधार पर, जो उनको पहले से आता है उसके आधार पर रोचक और मनोरंजक प्रश्न उनके सामने प्रस्तुत करता है, जिससे कि बालक सीखने के लिए उत्सुक हो सके, उनको सीखने के लिए प्रेरित किया जा सके, उनको उत्प्रेरित किया जा सके। तो ये पहला पद है मित्रों इसका, प्रस्तावना, जिसको पाठ्य स्थापना और उत्प्रेरक भी कहा जाता है। इस पद को यहाँ एक और नया पद बनता है, क्योंकि कई बार आप रट जाते हैं प्रस्तावना। हमने देखा है इतने सारे विद्यार्थियों के साथ संवाद होता रहता है, 99% विद्यार्थी एक शब्द रटे हुए रहते हैं, प्रस्तावना। कभी कभी परीक्षक बड़ा शातिर होता है, वो आपको कह देगा कि हर्बर्ट की पंचपदी विधि का जो वर्तमान जो पद है उसका प्रथम पद क्या है, और वो प्रस्तावना शब्द विकल्प में देगा ही नहीं, पाठ्य स्थापना कह देगा, उत्प्रेरक कह देगा, तो ये इसी के ही दूसरे नाम है। ये जो प्रस्तावना नामक जो पद है मित्रों, इस पद को खुद हर्बर्ट ने पूर्वानुवर्ती पिंड कहा है। तो आप लिख सकते हैं इस पद को, कौन से पद को, प्रस्तावना पद को, जिसमें बालकों के पूर्व, ये भी प्रश्न आता है कि प्रस्तावना पद में क्या होता है, तो आप कहेंगे पूर्व ज्ञान के आधार पर रोचक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने किए जाते हैं ताकि उनको सीखने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस पद को हर्बर्ट ने पूर्वानुवर्ती पिंड कहा है, पूर्वानुवर्ती पिंड कहा है। ये प्रश्न आता है, हर्बर्ट ने किस पद को पूर्वानुवर्ती पिंड कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि इसमें अभी हम कह रहे हैं कि बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न किए जाते हैं, क्योंकि बालक को वो चीज़ अगर शुरू में पूछेंगे जो उसको आती है तो वो सीखने के लिए और उत्सुक होता है। आरंभ में आप ऐसे प्रश्न कर लो जो बच्चे को बिल्कुल नहीं आते तो वो निराश हो जाता है, उसकी सीखने में दिलचस्पी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न किए जाए जो उसको पहले आता है, और फिर हम कहेंगे कि मित्रों आज हम ये पढ़ेंगे, जिससे आप दूसरा जो पद कहते हैं प्रस्तुतिकरण के नाम से भी जिसको जानते हैं। दूसरा पद है मित्रों उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि उद्देश्य कथन नामक पद को जोड़ा किसने? ये पद रीन ने जोड़ा, ये रीन ने जोड़ा था। ये पद किसने जोड़ा? रीन ने जोड़ा था। जो और किसके बीच में जोड़ा? प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में। ये भी क्रम आता है, और पिछले कई एग्जाम्स में ये मूल क्रम आ चुके हैं, पूछा गया है। अभी थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम से पूछा गया है, पिछले कुछ वर्षों में सेकंड ग्रेड में पूछा गया, रीट में पूछा गया कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के पदों का सही क्रम है। तो पहला हुआ प्रस्तावना, जिसको खुद हर्बर्ट ने पूर्वानुवर्ती पिंड कहा है। इसको पाठ्य स्थापना और उत्प्रेरक भी कहा जाता है, लेकिन हर्बर्ट ने नहीं कहा है। हर्बर्ट ने तो इसको पूर्वानुवर्ती पिंड कहा है। दूसरा है उद्देश्य कथन, जिसको किसने जोड़ा? इनके ही शिष्य रीन ने जोड़ा। और अगला आता है मित्रों तीसरा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी इसमें विषय वस्तु का क्या किया जाएगा? प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं कक्षा में आया और हमने कहा कि मित्रों अब तक हमने ये पढ़ा है, चलो इसका उत्तर दो। तो ये वो प्रश्न जो आपको पहले आते हैं, फिर आपने उत्तर दिया तो उसके सारे से हमने कहा कि मित्रों आज हम भाषा शिक्षण की अगली विधि हर्बर्टीय विधि पढ़ेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य कथन है, क्योंकि हमको क्या पढ़ना वो कर दिया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये विषय वस्तु का क्या कर रहा हूं? प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। और ये प्रस्तुतिकरण हम लोग करते रहते हैं जब तक कि बालक को विषय वस्तु समझ में नहीं आती है। चौथा होता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण ये इसका चौथा पद है। इस पद के माध्यम से बालक स्वयं नियमों, तथ्यों अथवा अन्य विषयों पर अन्वेषण करता है, तुलना करता है एक दूसरे के बीच में, और नए नियम बनाने का प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं इसमें विद्यार्थी क्या करेगा? स्वयं नियमों व निष्कर्षों की खोज करता है। तुलना व सहयोग, इसीलिए कई बार पूछते हैं कि तुलना व सहयोग किस पद के बीच में, या तुलना या संबंध
किस पद में होता है, इसीलिए इस पद को तुलना, सहयोग या संबंध पद भी कहा जाता है। इसको तुलना, सहयोग या संबंध पद भी कहते हैं। किसको मित्रों? सामान्यीकरण को, क्योंकि इसमें विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करने के बाद बालक स्वयं जो पढ़ाया गया है उस पर अपनी एक दूसरे विषय वस्तु, एक दूसरे नियमों के बीच में तुलना करेगा, एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित किया करेगा, खुद अर्जित ज्ञान को एक जगह स्थायी करने का प्रयास करेगा, इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। इसलिए इसको तुलना, सहयोग या संबंध भी कहा जाता है। और इस विधि का अंतिम पद है मित्रों पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति ये इस विधि का अंतिम पद है। वो पूछा जाता है पुनरावृत्ति इसका कौन सा पद है, तो अंतिम पद है मित्रों। ये वर्तमान की हर्बर्टीय पंचपदी विधि के 5 पद हैं: प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण और पुनरावृत्ति। अब अगला प्रश्न आता है कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के, हालांकि हम आगमन विधि में चल करके और आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के कितने पद व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में प्रयुक्त होते हैं। तो मित्रों हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के आरंभिक 4 पद, और कई बार तो ऐसे भी पूछते हैं कि आरंभिक है कि अंतिम है। देखो आप रट जाते हो कई बार कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के 4 पद आगमन में आते हैं, 1 पद निगमन में आता है। ये बिल्कुल ठीक उत्तर है, लेकिन कभी कभी परीक्षक ऐसे भी पूछता है कि आरंभिक 4 है या फिर अंतिम 4 है। तो कई बार यह भी पूछ लेता है कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि का कौन सा एक पद आगमन में नहीं है या कौन सा एक निगमन में है। तो फिर वो क्या करेगा, 3 वो रखेगा जो है, 1 वो रख देगा जो कि आगमन में नहीं है। तो मित्रों जो हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के जो 5 पद आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, आपको श्वेत पट पर, इन 5 में से आरंभ के 4 ये आगमन विधि में प्रयुक्त होते हैं। किस विधि में? आगमन विधि में प्रयुक्त होते हैं। और अंतिम जो एक है आपका, ये निगमन विधि में प्रयुक्त होता है। ये अंतिम है, निगमन में प्रयुक्त होता है। और यहाँ से भी प्रश्न आता है कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के कितने पद, आप बता देंगे? 4 है, आप बता सकते हो कौन कौन सा? प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण और सामान्यीकरण। और अंतिम ये पुनरावृत्ति, जो हम आरंभ में चर्चा कर रहे थे कि कैसे कैसे प्रश्न किए जाते हैं। एक बार पूरी कहानी को रिपीट कर रहा हूँ मित्रों। हर्बर्ट की पंचपदीय विधि अथवा हर्बर्टीय विधि, ये आरंभ में हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा 1898 में प्रस्तुत की गई एक विधि है, जो कि रुचि के सिद्धांत पर बल देकर प्रवर्तन की गई विधि है। यानी कि 1898 में इस विधि का प्रवर्तन हर्बर्ट स्पेंसर ने अमेरिका में किया। ये पहली बात। फिर दूसरा आता है कि जो खुद हर्बर्ट स्पेंसर थे, उन्होंने इस विधि में 4 ही पद दिए थे। और ये जो 4 देना और फिर यहाँ 5 की चर्चा करना, ये बड़ा कन्फ्यूजन था। इसलिए हमने बताया कि मूल कह दो, चाहे औपचारिक कह दो, चाहे स्वयं हर्बर्ट के दिए हुए 4 पद थे: स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। ये जो स्पष्टता नामक उनका पहला पद था मित्रों, उसको इन्हीं स्पेंसर साहब के ही शिष्य जिलर ने 2 पार्ट में बांट दिया। पहले प्रस्तावना और दूसरा प्रस्तुतिकरण। ये जो प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण है, इसके बीच में एक नया पद रख दिया इन्हीं के शिष्य रीन ने, उद्देश्य कथन। यहां से भी प्रश्न बनेगा, आपको बताया मैंने कि कौन से के बीच में जोड़ा, किसने जोड़ा। अब यहां तक इसके पद बन गए 6। लेकिन आज जो हम अब ये नहीं पूछेंगे कि 6 बने कि नहीं बने, ये मैं समझा रहा हूं आपको, क्योंकि आपको लगे कि 4, 5, 6 ये कैसे हो गया। अब अभी वर्तमान में जो आप हर्बर्ट की विधि जो पढ़ रहे हो, जिसके कारण से इसको पंचपदीय विधि कह दिया है, ये पद वर्तमान में NCERT, मैंने आपको बताया कि इसका अंग्रेजी नाम भी और हिंदी नाम भी पूरा पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, विशेषकर C को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर सेंटर शब्द या काउंसिल है ये देखना है, लेकिन वहाँ पर काउंसिल शब्द है। इसका हिंदी पूरा अनुवाद है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो कि रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर के अधीन अपने गतिविधियां संचालित करता है, ने इसका वर्तमान स्वरूप तय कर रखा है। और उस वर्तमान स्वरूप में इसने 5 पद दिए हैं, जिसका पहला पद है प्रस्तावना, जिसको स्वयं हर्बर्ट ने पूर्वानुवर्ती पिंड कहा है। इसको पाठो स्थापना अथवा उत्प्रेरक भी कहा जाता है। इसलिए उत्प्रेरक कहते हैं कि इस पद के माध्यम से शिक्षक जब कक्षा में जाएगा तो छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर रोचक और उत्सुकता
लाने वाले अर्थात पढ़ने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले ऐसे प्रश्न उनके सामने करता है। फिर दूसरा पद है उद्देश्य कथन, जिसके माध्यम से आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाया जाएगा, उस कथन को रखा जाता है। उसके बाद विषय वस्तु जो पढ़ानी है उसका प्रस्तुतिकरण करता है। इस विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के दौरान छात्र स्वयं नियमों निष्कर्षों को खोज करता है, अनुसंधान करता है, एक दूसरे के बीच में तुलना सहयोग करता है, इसलिए इस पद को तुलना सहयोग संबंध भी कहा जाता है। और अंतिम है इसका पुनरावृत्ति, जिसके माध्यम से बालक पूरी विषय वस्तु का रिपीटेशन करता है। और अगला यहाँ से हमने पढ़ा कि ये पूछा जाता है कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के कितने पद आगमन विधि में प्रयोग होते हैं, जो कि व्याकरण शिक्षण की विधि है। आगे हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। निगमन विधि एक व्याकरण की है, लेकिन पूछते हैं कि आगमन के कितने पद आते हैं, तो मित्रों शुरू के 4 आएंगे और उनका सही क्रम आपको बताना होगा। ये क्रम आपको आना चाहिए, प्रस्तुतिकरण, माफ चाहूँगा प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण और सामान्यकरण। और अंतिम जो 5वां पद है पुनरावृत्ति, ये निगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। आज की इस क्लास में इतना ही मित्रों। अगली शिक्षण विधियों की क्लास जो हम कल लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इकाई विधि, जिसके प्रवर्तक मॉरिसन हैं। 1920 में उन्होंने इसका विकास किया। ये गेस्टाल्ट की अवधारणा पर आधारित है। रिस्क ने भी इकाई विधि के कुछ पद दिए हैं। इन सब पर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।